नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसे हमने कल भी उठाया था। हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पे देश का बुद्धिजीवी वर्ग पूरी तरह से खामोश है, जिस पर ना कोई अवार्ड वापसी हो रही है और ना ही किसी को डर अब लग रहा है और ना ही इस बार कोई डर के मारे देश छोड़कर जाने की बात कर रहा है। हम इस बात के बारे में भी बात करेंगे, बताएंगे आपको कि मालदा में हुए हिंसक प्रदर्शन में आखिर हुआ क्या है, जिसके ऊपर मीडिया के कई चैनल्स ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। लेकिन सुदर्शन न्यूज टीआरपी की जंग से दूर पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए मुद्दों की गहराई पर जाता है। इसीलिए आज हम फिर से उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिसे हमने कल उठाया था। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मालदा का मुद्दा आखिर है क्या, क्यों इतना बवाल मचा है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी के विरोध में निकाले गए मुस्लिमों की रैली में रविवार को अचानक हिंसा भड़क उठी और हिंसा भी ऐसी भड़की कि करीब 2.5 लाख मुसलमानों ने नेशनल हाईवे नंबर 34 पर रैली निकाल दी। ये रैली धीरे धीरे हिंसक होने लगी और हिंसक भीड़ ने देखते देखते करीब 2 दर्जन गाड़ियों में आग लगा दी और मालदा जिले के कालियाचक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। रैली कालियाचक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सूरज इलाके में रविवार दोपहर निकाली गई थी। कमलेश तिवारी की फांसी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर उतर वहां से गुजर रही बस के साथ रैली में शामिल लोगों की पहले तो बहस हुई, बाद में भीड़ ने बस पर हमला कर दिया। यात्री किसी तरह वहां से बचकर निकल गए। इसके कुछ देर बाद मालदा से आ रही बीएसएफ की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। इसके बाद भीड़ पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। थाने के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई और बैरक वाले हिस्से में आग लगा दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमले से बचने के लिए पुलिस वाले थाने से निकलकर भाग गए। कई राउंड फायरिंग हुई और बम भी चलाए गए। गोलियां लगने से 2 लोग घायल हो गए। भीड़ ने कुछ घरों में लूटपाट भी की। इसके तुरंत बाद दुकानें बंद कर दी गई और इलाके में तनाव फैल गया। एसएसपी दिलीप हजरा और अभिषेक मोदी मौके पर पहुंचे। हालात संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी उनके साथ में थी। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने 29 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्रतिक्रिया में कमलेश तिवारी ने बयान दिया। कुछ दिन तक उनका बयान सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं का ध्यान इस ओर गया। बाद में तिवारी का बयान उर्दू मीडिया में भी छपा। बयान पर पहली प्रतिक्रिया 2 दिसंबर को आई जब सहारनपुर के देवबंद में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसमें दारुल उलूम के स्टूडेंट शामिल हुए। मुसलमानों में फैले गुस्से के मद्देनजर तिवारी को 2 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया गया। कमलेश तिवारी अभी जेल में है। शांति कायम करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बीते बुधवार अपने आवास पर मीटिंग भी की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि तिवारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यही बात आकर अटक जाती है कि जिस तेजी से कमलेश तिवारी के खिलाफ एक्शन लिया गया, उतनी ही तेजी उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई जा रही है जिन्होंने कानून का मजाक उड़ाते हुए लोगों और पुलिस के खिलाफ हिंसक रूप अपना लिया। इन सब को देखने के बाद कुछ सवाल उठते हैं कि आतंकी हमलों पर मुस्लिमों का क्यों नहीं होता कोई प्रदर्शन। आतंकी के जनाजे पर पहुंचे मुस्लिमों पर क्यों जारी नहीं होता कोई फतवा। ओसामा को समर्थन करने वाले जाकिर नाइक को भारत में समर्थन क्यों। कानून और संविधान को हाथ में लेने वाले मुसलमानों पर कब सख्त होंगी सरकारें। धर्म पर प्रदर्शन तो आतंकवाद पर क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह मालदा में क्या कुछ हो चुका है। लेकिन अब हम आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं जो कल हमने सवाल उठाया था अपने स्टूडियो में और उसके बाद कैसा बवाल मचा था। क्या जवाब उसका हमें कल दिया गया, ये भी आप देख लीजिए। अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोले तो मैं गला काट सकता हूँ आपका। आप बोल करके दिखाएं। मैं वही पूछ आप बोल करके दिखाएं। आप अब मैं वही आप बोल करके दिखाएं। आपके
धर्म के खिलाफ बोलने वाले का आप गला काट देंगे, आप यही कह रहे हैं? धर्म के खिलाफ बोलने वाले का मैं गला काट दूंगा, मैं कह रहा हूँ। यही कह रहे हैं ना? मेरे खिलाफ बोलेगा हाँ। तो गोया वो मुझे भड़का रहा है, वो क्या कहते हैं कानूनी काम करने पर, तो और उसका आपको ये काम खुद कानून में नहीं, विश्वास नहीं ना आपका? कानून में विश्वास नहीं है ना, कानून में आपने विश्वास वही नहीं कहा। है। उसको ले जाएंगे, घिसेट करके काटते हुए ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाकर के खड़ा करेंगे नहीं, उसको। तो पूरी बात आपने सुनी। खैर, बात करें अगर आज की, तो हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक और नया मामला आया है। मामला ये कि मदरसे में राष्ट्रगान करवाने को लेकर मुस्लिम शिक्षक की पिटाई कर दी गई है। शिक्षक की पिटाई मौलाना और उनके समर्थकों ने की है। मौलवी ने कहा यह है कि शिक्षक सच्चा मुसलमान नहीं है, क्योंकि इस्लाम हमें राष्ट्रगान गाने की इजाजत देता ही नहीं है। साथ ही उन्होंने शिक्षक पर आरोप भी लगा दिया है कि उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब ये कैसी ठेस है, ये शायद सिर्फ वही बता सकते हैं, वही लोग समझा सकते हैं कि आखिर सच्चा मुसलमान कौन है और क्या सिर्फ वही सच्चे मुसलमान गढ़ते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की अगर खबर की माने, जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की, उसके मुताबिक मौलवियों ने इस राष्ट्रगान को अपवित्र करने वाला गीत और हिंदूवादी गीत बताया है। शिक्षक के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए देश किस देश में हम रह रहे हैं। From the very beginning of school, the national anthem was never sang in madrasa, in this school. When I joined the school before 3 years, I introduced the national anthem. Some of the hardliner of this area and some of the member of the managing committee opposed that. That is wrong. This national anthem is anti-Islam. So you never try to introduce it. But I don't bother their word. I told them it is our fundamental duties to obey and respect our national anthem. There's nothing anti-Islam in the national anthem. But they became anger and they organized and creating a nexus with the Maulana Maulvis of these areas. They were fully misguided that I am anti-Islam. That's why the incident was happened in our madrasa on 26 March last year. लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें फिर से कि इसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ हो। आपको बता दें कि मदरसा मुस्लिम धर्म का हमाम, आपको बता दें कि इस पर इमाम ने क्या कहा है, ये आप सुनिए। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रगान का जो विरोध कर रहा है वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। सुनिए आप भी इनका कहना। पहली बात तो ये बहुत हैरान हूँ इस तरह की जो ये वाकया सामने आया है, और इसकी कड़े शब्दों में मैं इस बात की निंदा भी करता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रगीत है, इसमें किसी तरह का किसी से कोई तकरार नहीं है, और ये राष्ट्रगीत जो है सबके लिए होता है। अभी जिस तरह के मामलात हैं मदरसों के अंदर, इस तरह की परंपराएं हमेशा से रही हैं और रहेंगी। अभी जिस तरह के जो मामलात इस तरह से वो जो लोग जो इसके खिलाफ हैं, वो मुझे लगता है कि वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो कि इस तरह के वारदातों को करते हैं। मुझे लगता है कि वो मुसलमान पहली बात हो नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, हुब्बुल वतनी मेरा ईमान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई ऐसे तत्व हैं जो हमारी इन चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं। कुछ और मौलवियों के भी बयान आए हैं इस पर, वो भी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि आपको सुनना जरूरी है। जो लोग बार बार बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपने धर्म को गलत तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं, कम से कम उनके चंगुल से देश का निकलना बहुत जरूरी है। जरा सुनिए आप भी। काजी मासूम अख्तर साहब, जो कि एक वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट रन मदरसे में बच्चों को नेशनल एंथम की ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको उसकी प्रैक्टिस करा रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके के वहाँ के लोगों ने एक्शन लिया है, वो हम ये समझते हैं कि नेशनल स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। और नेशनल एंथम पढ़ना और उसको गाना और उसको सीखना हर हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है। सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग इसमें कसूरवार हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, और सबको चाहिए कि अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल मदरसों में नेशनल एंथम 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करें और उसको पढ़ें और गाएं। राष्ट्रवाद को लेकर के तो इस मामले में तो बहुत से मुस्लिम स्कूल जो हैं वो अपने यहाँ राष्ट्रगान जो है हर मौके पे गाते हैं, और ये एक अच्छी राष्ट्र के साथ जो है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई और वजह हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने इसी को लेके किया है तो ठीक नहीं किया। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कहने क्या जा रहे हैं। आप देखिए जरा, क्या देश से बड़ा है मजहब? सवाल यही है आज फिर भी।
राष्ट्रगान गाने पर मदरसे के टीचर की पिटाई आखिर क्यों? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर आप लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 0120499900। इसके अलावा 0120 कोड के साथ आप 499950 पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर चलाएंगे। इसके अलावा हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सवाल फिर से वही है जो हम कल उठा रहे थे कि क्या मजहब से छोटा है देश? क्या देश से बड़ा माना जाना चाहिए मजहब को? इसी पर हम बात कर रहे हैं आज फिर से। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अफजाल हैं जो कि धर्मगुरु हैं, जितेंद्र खुराना है हिंदू राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं, माफ कीजिएगा। हमारे साथ बबलू पंडित भी हैं, टीएमसी नेता, और इसके अलावा सोकॉल्ड धर्मगुरु हमारे साथ मोहम्मद एजाज भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी मोहम्मद अफजाल। आप तो आरएसएस के धर्मगुरु हैं, आरएसएस के मुसलमान हैं। बाकी के हमने तमाम लोगों को सुना, इमाम उमर इलियासी, वो पता नहीं कब के हैं, आरएसएस के मुसलमान, ये सही खालिद राशिद फिरंगी, नहीं मत कहिए, नहीं संस्था से जुड़े आरोप जो कल लगाए गए, आप मत मानिए ना उसको। नहीं मान कोई सकता, कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। आरएसएस के मुसलमान, आगे कहिए आरएसएस से जुड़े मुसलमान। जितेंद्र खुराना जी, इस बात को कोई नहीं मानेगा। ये जो तमाम लोग जो गलत फहमियां फैलाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ यही सच्चे मुसलमान है, बाकी के लोग मुसलमान है ही नहीं उनके मुताबिक। उसके साथ मत बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती, सटायर था, ये कटाक्ष था, ये कटाक्ष था जितेंद्र जी, कटाक्ष था। सवाल अब ये है, आप कुछ, अफजाल जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर ये इस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस के मुसलमान हो। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई से, मेरे मुफ्ती साहब से, कि अल्लाह के वास्ते तुमने अच्छा किया, कम से कम मुझे मुसलमान तो रखा है। अगर तुम कुछ और बहुत सारे अलकाब हैं हमारे मज़हब में जो दिए जा सकते थे, उससे तुमने मुझे बचा के रखा। लेकिन मुसलमान होना और मुसलमान होने के साथ साथ मुसलमान इस्लाम के ऊपर पाबंद रहना, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, वो चाहे कहीं पे भी हो। अगर ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जमात इस्लामी वाले मुसलमान नहीं है? क्या जमीयत उलमा हिंद के मुसलमान नहीं है? क्या शिया मज़हब के वाले मुसलमान नहीं है? कौन मुसलमान नहीं है? इमाम उमर इलियासी मुसलमान नहीं है, खालिद राशिद फिरंगी मुसलमान नहीं है, सब मुसलमान है। आगे मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात ये, आपने एक सवाल किया कि मज़हब से बड़ा देश या देश से बड़ा मज़हब। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये ज़मीन नहीं होगी, ये वतन नहीं होगा और इसमें हम आज़ाद नहीं होंगे जी, तो हम अपने मज़हब का पालन कैसे करेंगे? हज़रत मौलाना बैठे हुए हैं, मैं आपको एक हिस्टोरिकल जानकारी देना चाहता हूँ। जब 1857 की जंग आज़ादी में हम हिंदुस्तानी हार गए, तो हमारे दो बड़ी मस्जिदें, फतेहपुरी मस्जिद और जामा मस्जिद, ये दोनों अंग्रेज़ों ने स्तबल बना दिए थे। फिर बाद में क्यों, जैसे ही ग़ुलाम हुए तो हमारी मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया था, और जुमे की नमाज पढ़ना मुसलमान के लिए उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने जद्दोजहद करी, और उन्होंने के बाद और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से फतेहपुरी मस्जिद आज़ाद हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज़ाद करवा के मुसलमानों को सौंप दी कि ये आपकी मस्जिद है और इसमें आप नमाज पढ़िए। ये देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी हिंदुस्तानियत है। अगर हम इसको कहीं छोड़ते हैं तो हम मजहब पे पालन कैसे करेंगे? ये एक सोचने की बात है। हिंदुस्तानियत तो देखिए ना, जनगण मनगण गाने पे आपको पीटा जाना, और उसके बाद ये फतवा जारी करना, उसके बाद ये कहना कि आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। इसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चा मुसलमान आखिर है कौन फिर? देखिए, सच्चा मुसलमान वो है जो कहता है जो कहता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, या निफ्सुल ईमान कहता है, जो कहता है कि मेरा आधा ईमान जो है मेरे मज़हब से मोहब्बत है, उससे प्यार है। अगर वो इस बात को नहीं मानता, तो फिर वो मुसलमान होने के लिए उसके ऊपर खुद अपने आप को आईने में देखे और सोचे कि क्या मैं अपने मुल्क से, जब तक मैं अपने मज़हब का पक्का जब ही हो सकता हूँ जब मैं अपने वतन का पक्का होऊंगा। इसलिए हम लोगों को मान के चलना चाहिए, और मुसलमानों को ही इस बात के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम क्या कह रहे हैं, हमारे लफ्ज़ों का असल क्या है, इन बातों का जो हमारा नुकसान जो है ना हमारे कौम को हो रहा है। आप समझ ही नहीं रहे, रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर धर्मान होकर लोग आप बात नहीं करेंगे? देखिए, वो बात सही, मैं आऊंगी इस पर, मैं ब्रेक के बाद आऊंगी, क्योंकि सवाल यहाँ पर सिर्फ मौलानाओं की रोजी रोटी का नहीं है, सवाल यहाँ पर राजनेताओं का भी है। वहां पर टीएमसी ने अभी तक कौन से कदम उठा लिए, इसके बारे में हमें बबलू पंडित बताएंगे। टीएमसी लीडर हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि मजहब बड़ा है या देश, और इसी पर आज हमारी लगातार चर्चा जारी है। कल भी हमने ये मुद्दा उठाया था और उसके बाद सवाल फिर से वही उठ रहा है कि आखिर करना क्या चाहिए। जिस तरह की अराजकता हम देख रहे हैं, जिस तरह के सवाल हम देख रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हमें नजर आ रही हैं, उसके खिलाफ न प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है और ना ही सो कॉल्ड धर्मगुरुओं की तरफ से। यहाँ पर जितेंद्र आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं पहले एजाज साहब से सुनना चाहूंगा, क्योंकि अफजाल साहब ने जो बोला और जो दिखाया उसमें एजाज साहब का सुनना पहला ज्यादा हाँ, जरूरी है। चलिए एजाज साहब से सुन लेते हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि एक नेशनल चैनल पर मुझे सो कॉल्ड मुफ्ती एक ऐसी एंकर कह रही है जो खुद सो कॉल्ड एंकर है और जो मैं समझता हूं कि पत्रकारिता के तमाम उसूल और आदाब से नावाकिफ़ है, और शायद वो मुझे मालूम नहीं कि मैं भी मास मीडिया का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कितनी बड़ी जाहिल पत्रकारिता आपने करने वाली और इतनी बड़े जाहिल एंकर आज तक मैंने किसी टीवी चैनल पर नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नेशनल चैनल आप जैसे जाहिल एंकर को कैसे बर्दाश्त किया हुआ है। बुला करके बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं समझ रहा हूँ इतनी और इतनी आदाब, वो 2.5 लाख लोग जाहिल नहीं थे जो उसूल है जिनके लिए इख्तिलाफ समर्थन कर रहे थे, वो जाहिल नहीं थे। अरे वो लोग ये जो एक मेरी बात के लिए मना कर रहे हैं वो जाहिल नहीं है। कहा गया तो फिर मुझे क्यों चैनल पर बुला कर चैनल की इमेज को खराब किया जा रहा है? ये शब्द क्यों कहा गया? मुझे कहा जा रहा है ये आपने महिलाओं का सम्मान करना सीखा है, आपने महिलाओं का काम सम्मान करना सीखा है। मैं समझता हूँ महिलाओं का सम्मान करना हालत है, ये एंकरिंग नहीं कर रही है। स्कूल ऑफ मीडिया से नहीं आई है, ये दुर्गा वाहिनी से ट्रेनिंग लेकर के आई है, ये स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से नहीं आई है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग लेकर दुर्गा वाहिनी से आई है। आप तो ये हिंदू जागरण से हो, आरएसएस से है, ये दुर्गा वाहिनी से है, आप कहाँ से हो? होंगे ही। आप कहाँ से हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप हिजबुल्लाह से हो? एक हम आप हिजबुल्लाह से हो? आप भी आईएसआईएस के नारे लगाओगे नारे आईएसआईएस के? आप भी हम क्यों लगाएंगे? लगाओगे? क्यों लगाएंगे? हम खुद अपने आईएसआईएस बोलोगे जैसे टोंक में जैसे टोंक में लगाए गए, जैसे टोंक में लगाए गए खिलाफ तुम जैसा जैसे लगाए गए, तो तुम जैसा गद्दारों के खिलाफ गद्दार वो 2.5 लाख लोग थे। अगर आपने 2.5 लाख जो लोग कर रहे थे तो आप गद्दार हुए। आप भी मैं गद्दार वाली बात कर रहे हो। बिल्कुल धर्म गलत है, किसी को धर्म के बारे में समर्थन किया सभी को आपने अरे सुन ले भाई, दूसरी बात अब बात का जवाब देने दो मुझे। अरे सुन लो भाई, सुन लो, मैं जब मुझे भी जवाब देने दो। आपने कहा कि मुसलमान हर दौर में मुसलमान में है, आपने कहा मैं आरएसएस का मुसलमान को एक्सेप्ट किया, कुछ सीखा ही नहीं आपने कुछ नहीं सीखा अभी तक यही पता चला। मोहम्मद एजाज, अफजल जी मैं आऊंगा आपके। मोहम्मद एजाज, हम सब जाहिल हैं, आप बहुत होशियार हैं। जो मौला मान सुनिए, पहले सवाल सुनिए, उसके बाद गरमाइए। पहले सवाल सुनिए, क्योंकि आप वैसे भी सवाल करने का तरीका जानिए। आप सवाल सुनिए, आप मत सिखाइए, पहले सवाल सुनिए। एक चीज बताइए, जनगण मन, एक चीज बताइए, आप सवाल सुनिए। निकालते ना कुछ अपने यहाँ से, फिर कोई साइंटिस्ट निकालते पूरे वर्ल्ड में, कोई निकालते आविष्कारक, कोई निकालते दुनिया की 200, 500, 1000 कंपनियों में एक इस्लामिक कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसे लोगों ने उनको आगे नहीं बढ़ने देते आप लोग। कोई इकोनॉमी नहीं खड़ी करते आप लोग, कोई नौकरी नहीं, कोई शिक्षा नहीं देते आप लोग। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? क्यों आप लोगों ने पिछड़ा करके रखा हुआ है? 24% मुस्लिम को 6% इंजीनियर है, आपके कारण है। देश के गद्दार आप रोटी तक बना के रखा हुआ है आपने। जनसंख्या
पढ़ाना, बस की बुनियाद बोल रहे हो तुम। छोटी शिक्षा की मोहम्मद एजाज मुफ्ती, देश के आप जैसे मुफ्ती होंगे, आप जैसे मुफ्ती होंगे, कहाँ जाएगा मुस्लिम समाज, कहाँ जाएगा मुस्लिम समाज? क्या करोगे आप लोग? आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते मुस्लिम समाज के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं मुस्लिम समाज के लिए, हम कर सकते हैं, हम मुस्लिम समाज के अंदर तरक्की ला सकते हैं, मैं ला सकता हूँ, आप नहीं ला सकते। जैसे शख्स अगर इस आप जैसे मीर जाफर मुसलमानों का मोहम्मद एजाज, मोहम्मद एजाज, आप सुनिए तो सही, मैं जाहिल हूँ, सुनिए सर, सुनिए पंडित जी, हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा, गुड्डू और पंडित, हर मुसलमान को, बबलू पंडित, बबलू पंडित, हिंदू की संस्कृति बबलू जी रुकिए जरा, नहीं अपनाएंगे वो, आप और राष्ट्रगान बबलू गाना पंडित, नहीं अपनाएंगे, और लोग अपनाएंगे। एक बात बताइए, मैं जाहिल हूँ, मुझे सवाल करना नहीं आता, बिल्कुल आप बताइए। आपको सो कॉल्ड नहीं, आपने कहा मुझे इससे so आप called। पहले सुन लीजिए, इसके जरिए आपने अपनी क्लास तो बता दी और आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी आपने बता आपकी दिया। भी ability आप का महिलाओं, अंदाजा मुझे हो गया। एक बात सुन लीजिए आप पहले, किस मैंने level आपको के पूरा जब सुनाना, आप आपको सुनिए बताइए, पहले, अब आप पहले सुनिए, आप सुनिए पहले पूरी तरह से, चुप रहिए, या तो सही सवाल कीजिए या आप फिर बिल्कुल खामोश रहिए। पहले सुनिए, आप पहले बताइए, सुनिए, सवाल कीजिए आप पहले सुनिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत देर तक सुना है, हाँ, आप तो क्लास, मैंने आप सुन सुनिए, चुका हूं ना, अब और आप आप सुनिए, सुनने के बाद जब सुनिए, मेरी सुनिए। बारी आप आई तो सुनेंगे मैंने नहीं, जवाब दिया। आप सुनिए, मैंने उसी वक्त इंटरप्ट नहीं किया, उसी वक्त मैंने सुन लिया है, उसके बाद अपनी बारी जब आई है तब मैंने जवाब अब मैं दिया। कह रही हूँ कि मेरी बारी आ गई, तो चलिए आप हाँ सुन लें। बताइए। आपने बता दी क्लास, आपने बता दिया कि जाहिल हैं, आप महिलाओं को कितना सम्मान कर सकते हैं ये भी पता हाँ, चल गया सबने बता दिया उन्हें, मैंने, ठीक है। चलिए। आपको आप कितना सो सम्मान कॉल्ड कर क्यों लग गया? जनगण मन के बाद तमाम जो उलेमा थे जिन्होंने हंगामा किया, वो सो कॉल्ड मुफ्ती नहीं है क्या? आप क्या कहेंगे जनगण उनके पर बारे में? आपने मेरा रिएक्ट लिया है अभी? मैंने अरे उनको कहा, आपको थोड़ी कहा है, आप भी तो सुन लो यार, तो क्या बात है आप? किसको मेंटली बैलेंस बिगड़ा आपको हुआ है? कहना चाहिए मुझे, बेकार की मेंटली बातें बैलेंस कर रहे आपको हैं। कहना चाहिए, नहीं 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 आपको कहना मुझे क्या चाहिए, मुझे हंसी मेरे आ नाम रही के है। साथ क्या रहा है इसको कॉल मेंटली नहीं सवाल नहीं क्या कहते हैं आप इसी क्या बात क्या मुझे आपको जाहिल कहना चाहिए? उनकी तो तारीफ हो रही है, मुझे मेरे नाम क्या के साथ मुझे जोड़ा अब जा रहा आपको है, जाहिल so-called कहना करा है। चाहिए? मैं नहीं कहूंगा, so-called कहा जा रहा क्योंकि हमें तमीज आती है किसी मेहमान से कैसे बात की जाती है। बहकी बहकी बातें मत करो भाई, बहकी बहकी बातें मत करो। नहीं, नहीं। अगर ड्रिंक करके आए हो तो पहले मुंह साफ करके आ आप जाओ, मुंह साफ करके आओ, बहकी बातें मत आप करो। दिल्ली नेशनल साफ करके टेलीविजन आओ, पे ये बात भाषा नहीं होगी, और माफ कीजिएगा, अच्छा पढ़ के आओ, माफ ढंग का कीजिएगा, पढ़ के आओ, माफ कीजिएगा, जिंदगी में नेशनल कुछ नया सीख के आओ जा साहब, कुछ सीख के आओ, नेशनल टेलीविजन पे ये बात नहीं नया होगी, सीख के आओ, कुछ अच्छी बातें सीख के आओ। नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, शुरुआत जिसने की उसे अपने दामन में झांकना चाहिए। नहीं, मैं वही बोल चलो रही हूँ। आप इनसे ये जवाब लो, राष्ट्रगान चलिए, के ऊपर जो इनका विचार जवाब क्या है? लीजिए, नहीं, हाँ। चलो छोड़ो, राष्ट्र- आप इनसे ये पूछो, नहीं आप इनसे ये तो आप पूछ एंकरिंग कर लो ना भाई, आप बताइए, एंकरिंग कर लो ये ना। राष्ट्रगान अरे का आप हमेशा विचार आप क्या है? एंकरिंग का रोल पहले अदा ये करते जितेंद्र हो। जी, जितेंद्र जी, आप खाली यहाँ गेस्ट बताइए। बन के नहीं आते हो, अरे एंकर मैं बन के सब कुछ आते कर हो, सकता हूँ। सब कुछ करना आप तो बताइए। एंकर ही बनो ना। अरे आप जो आपसे जो काम पूछा जा रहा है वो नफरत बताइए। फैला कर लो, मुझे ये लग रहा जो है मुफ्ती जवाब एजाज, कर लो पहले। मुफ्ती एजाज, आप महिला की आवाज को दबा रहे हैं, आप हाँ, सुनो, आप बोलिए। आप सुनना तो चाह नहीं रहे, आप सुनना अगर चाह कोई रहे हैं। चीख के बोल रहा है क्योंकि वो मेल वॉइस है तो आपको लग रहा है कि वो एंकरिंग कर लें, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। बताइए ना। जनगण मन का गान करना क्या राष्ट्रद्रोह है? क्या पिटाई होनी चाहिए थी? इस पर मैं रिएक्ट करता हूँ अपना, आप सुनिए। जनगण मन बिल्कुल जो है इस सिलसिले में तमाम उलमा का, मुसलमानों का इत्तेफाक है कि इसका जो है ये मतलब इससे मुसलमानों को बिल्कुल किसी तरीका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ना इसमें मुसलमानों के धर्म के खिलाफ कोई ऐसी बात कही गई है। इसलिए ये राष्ट्रगान है, इसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए और करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और सारे मुसलमान जो है फ़ख्र से जो है जनगण मन गाते हैं, इसलिए कि इसमें कोई ऐसा कंटेंट है ही नहीं जो मुसलमानों के अकायद को ठेस पहुँचाती हो या उसके रिलीजियस जज्बात को हर्ट करता हो। कोई ऐसा अल्फाज नहीं तो है। यहाँ इसलिए राष्ट्र पहले आ गया आपके हिसाब से। इसलिए जो है यहाँ पर जनगण मन को हर मुसलमान जो है उसका एहतराम करता है और उसको गाता है। तो वहाँ वो पर जो तमाम मुफ्ती हैं वो वो लोग- so-called मुफ्ती क्यों नहीं बोलने है? दो पूरा। कौन वो so-called तमाम मुफ्ती जो नहीं है? लोग जिन्होंने पिटाई की है, वो उस जो शिक्षक पिटाई की है वहां वो पर आप उसको so-called वो मुफ्ती बताइए, क्यों उसका नहीं अगर है? आपके पास टीवी क्लिपिंग है तो वो दिखाइए। आप मेरे इतने ख्याल से selective क्यों हैं? आप ये नहीं, बताइए ना। वहां पर आपकी मेरे जो- ख्याल से आपकी वहां पर नजर से जनगण सब मन जाहिल की है, वजह मान से लिया। वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, वहां पर वंदे मातरम की वजह से ऑब्जेक्शन हुआ है। और वंदे मातरम पर मैं कह देता हूं मोहम्मद खुल अफजल, करके जे कि वंदे मोहम्मद मातरम पर अफजल, आज भी अब मुसलमानों जितना का पूछा ऑब्जेक्शन उतना ही बताइए प्लीज। वंदे मोहम्मद मातरम पर अफजल, ऑब्जेक्शन है और उसकी वजह से हुआ है तो हुआ है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बहुत आराम से मुफ्ती साहब से। आप इनको जरा बताइए कि महिलाओं के साथ माशाल्लाह- पहले कैसे बात माशाल्लाह- की जाती देखिए है। आप माशाल्लाह मुफ्ती है और देखिए हमारे यहाँ खातून की कितनी इज्जत होती है हाँ, और किसी कैसा को करनी सवाल चाहिए। करने से पहले अगर सवाल मान लो पूछना कुछ भी कह चाहिए। रही है, कोई कुछ भी कह रहा है, ये हमारा ये हम मुफ्ती है। आप रिपीट करके देख देखिए, लीजिए। दिखाया जाएगा रिपीट करके आपको। देख लीजिए ए, आप। दिखाया जाएगा। मुफ्ती साहब आप सोचिए, आप मुफ्ती हैं, आपके ऊपर कितने भी लांछन लगाए जाएं,
आपको उसको बड़ा सब्र से इम्तहान देना पड़ता है। मुफ्ती आदम उससे कहते हैं, तभी मुफ्ती बनता है। आप अगर जरा सी बात पे अगर बिगड़ जाएंगे तो फिर आपके बारे में शक होने लगता है। मुझे माफ कर देना, मैं इस बात को नहीं कहता। मैं आपसे मैं अब आपके एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए जैसे मैडम ने पूछा है कि जनगण मन के ऊपर जो है वहां पर उन्होंने ऐसे ही किया, जनगण मन ही हो रहा था और उसमें उसकी उस शख्स की जो है उस टीचर की पिटाई कर दी। इसके लिए अगर मान लीजिए ये सारी बात सही है तो आप उन उलमाओं के लिए क्या फतवा देते हैं? नहीं, बिल्कुल, जिसने भी पिटाई फतवा किया वो गलत किया। फतवा तो दिया है हमारे मौलाना फरंगी महल्ली ने जवाब दिया है और लोगों ने जवाब दिया है और कागज मैं भी जवाब दे रहा हूँ, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। मौलाना फरंगी महल्ली भी पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, मैं भी पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ और कागज मैं जवाब दे रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ। आप ये जवाब दीजिए कि उसकी सजा क्या है? अरे अब उसकी सजा क्या कहते हैं, कानून को सजा देने का काम हमारे हाथ में आएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम अपने हाथ में लेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, वहाँ गर्दन नहीं कटेगी। हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे। जितेंद्र जी को मत कीजिए, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर को क्या कहते हैं अपने हाथ में। कल आप लॉ ऑर्डर हाथ में लेने की बात कर लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की मैंने बात कभी नहीं की। आपने कल बोला कि मैं मेरे धर्म के खिलाफ बोलोगे गर्दन काट दूंगा, कानून हाथ में लूंगा, फांसी चढ़ जाऊंगा। जाहिर है कि मजहब से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चूंकि तो ये भी तो मजहब से खिलाफ था, कानूनी है ना, ये भी तो मजहब से खिलवाड़ वाली बात हो गई। मजहब से क्या खिलवाड़ उनकी दृष्टि में हो गई ना, यहाँ मजहब से कोई खिलवाड़ नहीं है। अब ये दो मापदंड हो गए ना आपके, गलत किया है, ये दो डबल सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप एक हम तो कह रहे हैं कि गलत है। इज्जत उतार रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। क्या फरमाते उलमाए दीन शरई मदीन मसला ज़ेर पे कि एक मुसलमान की मुसलमान के ज़रिए इज्जत को तार तार किया जाए तो उसके लिए क्या दीन इस्लाम में क्या सजा है? हर मुसलमानों के लिए मुसलमानों की इज्जत आबरू काबिल एहतराम है, लेकिन वो मुसलमान हो किसी इस्लाम दुश्मन अनासिर के हाथ का खिलौना ना हो। मीर जाफिर भी थे, इस्लाम दुश्मन अनासिर वो समझो जो एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। मेरे साथ काजिम साहब, मेरे साथ मोहम्मद अफजाल, मेरे साथ काजिम मासूम अख्तर जुड़ गए हैं। आप मैंने सीधा सवाल पूछा है, मैं उस आदमी के मोहम्मद अफजाल, मैं उस बात को भी छोड़ मोहम्मद अफजाल मैं आऊंगी आपके पास। एक आदमी ने एक मुसलमान की इज्जत, एक आलिम ने एक मुसलमान की इज्जत को तार तार किया, उसे मारा पीटा और उसके बाद उसको कहते हैं गैर मजहबी है जी। उसके बारे में आप ये मत सोचो ये क्या हुआ। मैं हमारे साथ वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मासूम अख्तर, जिनकी पिटाई हुई, माफ कीजिएगा काजिम मासूम अख्तर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। मासूम अख्तर, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ बोलिए। सवाल यही है, जिस तरीके से वहां पर सवाल उठाए गए, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि कोई बात कुछ और थी जिसके पीछे पिटाई हुई, क्या पूरा मामला था? पहले हम एक तो बात को कंडम कर रहे हैं। इस्लाम सहिष्णुता के बारे में बोलता है, टॉलरेंस के बारे में बोलता है, मगर जैसे बातचीत वहाँ चल रहा है, जो माहौल है आपका टॉक्सो का, वो टॉलरेंस का माहौल नहीं है, तो सहिष्णुता का माहौल नहीं है। जो सबर हम लोग का जो पकड़ सिखाया हम लोग को, मुस्लिम लोग को, वो सबर भी हम लोग का अंदर नहीं है। शर्म का बात है, डिस्गस्टिंग है। अगर ऐसे चलते रहेगा तो जो काम हमारे साथ हुआ वो अभी बढ़ते रहेगा। जो काम हो रहा था यह वंदे मातरम हो रहा था, दोनों में से एक सवाल बताइए, वंदे मातरम हो रहा था या जनगण मन हो रहा था? हम ठीक से सुन नहीं पाए मासूम अख्तर, एक बार फिर से मैं बताइए कि वहां पर जनगण मन हो रहा था या वंदे मातरम? लगता है संपर्क टूट गया हमारा उनके साथ। यहाँ पर जितेंद्र और मोहम्मद अफजाल, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ये टॉलरेंस नहीं है, टॉक्स तो उन्होंने सिर्फ सुना है। देखिए कुछ बातें चर्चा में जो एक मिनट साहब, मैं एक तो जो वो मदरसा है, मदरसा खोलने का जो उनको इजाज़त मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 के अंदर, माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान खोलने की जो छूट मिलती है, मेरा ये मानना है उस मदरसे की वो जो मान्यता है वो रद्द होनी चाहिए। टीएमसी के यहाँ बैठे हैं, इन्हीं की सरकार है। एक मिनट, आर्टिकल 30 मैं बता, वेस्ट बंगाल का जो मदरसा बोर्ड है, वेस्ट बंगाल में तो डेडिकेटेड मदरसा बोर्ड है, शायद 11 राज्यों या मिजाज साहब को मालूम होगा 11 या 13 राज्यों में हर स्टेट का मदरसा बोर्ड है, वेस्ट बंगाल का तो है ही है, उसका तो बिल्कुल रद्द होना चाहिए। और क्योंकि उसको ग्रांट भी मिल रही होगी सरकारी,
कई चीजों के लिए, पुस्तकों के लिए, कंप्यूटर्स वगैरह, बहुत सी चीजों के लिए लाखों करोड़ों रुपया उस मदरसे को मिल रहा होगा। जब उसको राष्ट्रगान नहीं गाना तो राष्ट्र से वो पैसा लेके क्या, क्यों, किस बात का अधिकार है? ठीक है ना, है ना? उसको बंद होना चाहिए। आर्टिकल 30 भी उसका रिवोक होना चाहिए। पहले इसका उत्तर, फिर आगे की बात मैं करता हूँ। टीएमसी के बताएं। टीएमसी के जवाब है इस पे। माननीय मुख्यमंत्री जी पे इसकी शिकायत पहुंच चुकी है और वहाँ जांच की जा रही है। जो उचित से उचित कार्रवाई की जाए, माननीय मुख्यमंत्री, हम उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी देश से बड़ा नहीं है, कोई भी समाज हो, कोई देश से बड़ा नहीं है। रही बात हिंदू मुसलमानों की और आजम खां की, हमें सदो आपने जवाब नहीं दिया। आर्टिकल 30 के अंदर उसकी रद्द होना चाहिए। नहीं, वो तो वहाँ पे वो जांच बैठाई जाएगी, वहाँ कमेटी सरकार तय करेगी, तो वो उनका अधिकार है, क्या करती है। पहले कानून नहीं, कानून आप माना जी, आप वो बात करिए। नहीं, आपको अगर राम मंदिर नहीं बनेगा, बजट में लड़ाई आप करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात आप करेंगे। हम चाहते थे हमारी ममता बनर्जी जीवन के अंदर जाति की राजनीति नहीं करती है, विकास की राजनीति करती है। अगर सवाल है वो सुनिए तो सही। राम मंदिर की बात संविधान के अंदर तो नहीं है, आप जो भी बातें कर रहे हैं वो संविधान में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 30 बड़ा एक डेडिकेटेड, बहुत ही सबसे प्रसिद्ध आर्टिकल्स में से एक है। उसमें मुस्लिम को, ईसाइयों को, सहियों को अपने इच्छा के शैक्षणिक संस्थान खोलने की छूट होती है। और उसमें एक आर्टिकल 30.2 ये भी कहता है कि उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब ये जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो मारा है ना, अब वो उसमें उनको हटा भी नहीं सकती सरकार। आपको ये बता दूं मैं, स्टेट के पास राइट ही नहीं है, लेकिन स्टेट के पास ये राइट है कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म किया जाए। राइट, इस पे ये आपका इतना जवाब आप क्लियर कट दे सकते हैं। इतनी बात कि राइट हटना चाहिए, उसका आपका आप प्रवक्ता है, आपको जवाब तो दे देना चाहिए कि हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। एक ही बार जो एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करने की ये बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज क्या, मुझे पता है, कॉन्स्टिट्यूशन पता भी कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 30 को चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हो रहा उसमें, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हो रहा। हटाना ना हटाना ये सरकार के ऊपर है, ये मामला सरकार के ऊपर। ना हटाए तो पीसमेंट नहीं, सरकार के विचाराधीन है। इलेक्शन पास है भाई। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सरकार अपने विवेक से, अपनी सोच से, और बाकी जांच होने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ होने के बाद जांच नहीं, देखो जांच का ऐसी क्या बात है, आप देखिए, हो सकता है झूठ निकले। नहीं, झूठ नहीं, जो सच होगा उस तथ्य पर ध्यान करके कार्रवाई की जाएगी। आप बहुत ही ऑनेस्टली टीवी पे बताइएगा, वहां पर आपने तस्वीरें देखी है, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, आपको अंदाजा है इस बात का? बबलू जी ने तो 6 दिसंबर भी देखा। आप माफ कीजिएगा, हमने तो 1528 का भी पूरी पिक्चर माफ कीजिएगा, आपको पूछा नहीं जाए हमने तो तो 1528 भी देखा। आप बिल्कुल शांत रहे, जब से आपसे पूछा जाए तब आप जवाब हो रही है। मेरा सवाल ये है, जनगण मनगण हो रहा था या वंदे मातरम हो रहा था? नहीं, वहाँ पर चाहे अगर जनगण मनगण हो रहा था चाहे वहाँ तो वहाँ कार्रवाई जरूर होगी। इस्लाम के खिलाफ है। वंदे मातरम में क्या लिखा हुआ है? जो वो विषय चेंज हो जाएगा। अगर होता वो मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप सुनिए मौलाना अबुल, देखिए एक बात सुनिए, आपको सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात कर रहे हैं, कोई कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ये पता नहीं किस मेंटालिटी के तहत आप लोग यहाँ पर आए हैं। आपको बात समझ आती है? मेंटालिटी के तहत आए हैं। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात, आर्टिकल 30 मैंने एक इंस्टीट्यूट का जो स्टेटस है वो हटाने की बात करी है। हट सकता है, वो हट सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट के पास है ना, आपको पैसा तो चाहिए सरकार से, पैसा मिलता है सबको, पैसा मिलता है। कितने मौलवियों को तनख्वाह मिल रही है? कितनी तनख्वाह मिल रही है मौलवियों को मालूम है? सबसे पहले मालूम है सारे मसले, कितने 100 करोड़ रुपया एक साल में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है सरकार से, मालूम है आपको? मालूम है आपको? जिस दिन आरएसएस पर बैन, आप जो है जिस दिन आरएसएस पर बैन लग जाएगा, और जिस दिन आप जैसे मौलवियों पे बैन लग जाएगा ना, सारा का सारा मुस्लिम समाज आगे बढ़ जाएगा, मुस्लिम समाज तरक्की करेगा। जिस दिन एजाज साहब, मौलवी जो है, अगर ये काम करेंगे तो मुस्लिम समाज आगे बढ़ जाएगा। बस सवाल है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात, एक इंस्टीट्यूट का स्टेटस हट सकता है। जितेंद्र जी, मोहम्मद अफजाल जी, देखिए ऐसा है, आपको ये मालूम होना चाहिए, हमारा पार्लियामेंट जिसमें सभी हिंदू और मुसलमान सारे वहाँ पर है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी उसके मेंबर थे, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब भी थे वहाँ के, हज़रत मौलाना कितने जिनके भी नाम लूँगा मैं लेता चला जाऊँगा, वो जो हिफ्ज़ुर रहमान साहब थे, और ये सब मेंबर थे पार्लियामेंट के। और उनके सामने वंदे मातरम का जब जिक्र आया तो उस पर उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सुनिए एक बात सुनिए, पार्लियामेंट का जब शुरुआत होती है, जब बिगन होता है,
तो उसका शुरुआत होने पर जनगण मन अधिनायक जय हो होता है, और जब उसका समापन होता है, पार्लियामेंट का आखिरी दिन होता है, स्टैंड डाई होता है, तो उसके ऊपर जो है वंदे मातरम गाया जाता है। किसी मौलाना ने उसके ऊपर कोई फतवा नहीं दिया, कोई वो नहीं किया, और सब वहाँ पर उसके रिगार्ड में खड़े होते थे। अगर इस बात को आप नहीं मानते तो हजरत जी आपको सोचना चाहिए, प्लीज। फैक्ट मालूम होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं है, आपको जरा सा भी पता नहीं है, आपको पता है देश का एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं है सब्जेक्ट जनगण मन है, वंदे मातरम नहीं है। वंदे मातरम भी है तो क्या दिक्कत है? आपको अभी जनगण मन की बात करिए, फेथ है नहीं, अभी जनगण मन की बात करिए। आपको आरएसएस के आदमी आपको क्या आप तो आईएसआई के हो क्या? आप आईएसआई के हो? वंदे मातरम आप आईएसआई के हो? वंदे मातरम में जो आप कहाँ से हो? बात की गई है, आप तो मुसलमानों के बिल्कुल मुनाफिक हैं आप। जैसे मीरा जाफर की तारीफ आपने पढ़ी है, मीरा जाफर की तारीफ पढ़ी है ना, मीर जाफर से आप हैं, आप इस वक्त आरएसएस के एजेंट बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि वंदे मातरम सही है। वंदे मातरम कौन मुसलमान क्या चीज है? हम एक मुसलमान है, पक्के मुसलमान है, हम मुसलमानों के जो दुश्मन है, जो मुसलमानों के खिलाफ दिनदार सरगर्म हो जाता है, जो क्या कहते हैं उसके आप एजेंट हो, उसके मेंबर बन करके आप यहाँ पर आते हो, और आखिर में दफन भी इसी जमीन में होंगे, उसकी गद्दारी। अरे हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, हम इस जमीन के मालिक हैं, हम इसको, हमारी ये जमीन है, किसकी जमीन है? आरएसएस की जमीन है क्या? किसकी जमीन है ये? हम इस जमीन से मोहब्बत करते हैं, हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारा वतन है, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। ऐसी आरएसएस की है, वैसी और किसी की है। आप क्या कहते हैं यहाँ पर आरएसएस के एजेंट बन करके फतवा देने चले जाओगे, मुसलमानों के अकायद पर हमला करोगे, मुसलमानों के अकीदे पर हमला करोगे, मुसलमानों के अकीदे पर हमला मत करो। ये समझ लेना, ये ध्यान रख लेना, आप क्या कर रहे हैं? समझ करके आप सोचो तो सही, एक दाढ़ी वाले दुनिया देख रही है, इस तरह की बात। अरे दुनिया देख रही है, इस्लाम वही का तो मजाक कहा कि उड़ा रहे दुनिया हैं, देख रही है। मुसलमानों का मुफ्ती मजाक एजाज, उड़ा रहे हैं। आज दुनिया मुफ्ती का एजाज, कर लो भाई। मुफ्ती एजाज, दुनिया राष्ट्रवादी ये और भी मुल्क देख से रही है। मोहब्बत करने वाले सच्चे मुसलमान मुफ्ती एजाज, कैसे होते हैं और गद्दार मुसलमान कैसे होते हैं? टोपी लगाते, दाढ़ी लगाते, यही तो गद्दारी है ना, यही तो गद्दारी है जो वंदे मातरम को मुसलमानों को ऊपर थोप रहे हैं आप जैसे लोग। हम जनगण मन की बात कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं, हम बात कर रहे हैं हद हो गई। जनगण मन की बात कर रहे हैं। सवाल अब ये है, नहीं वो मुसलमान नहीं होंगे मौलाना। दो तीन कुछ पहले बोलिए। नहीं आप देखिए, अब इस बात पर मुझे लगता है कि अफजाल साहब को भी, जो मैं थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा, आप मौलाना, जैसा मौलाना मौदूदी का तो अध्ययन करा होगा, आप उनको प्रमाणिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल, बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है, बिल्कुल। तो मौलाना मौदूदी ने अपने स्क्रिप्चर्स में साफ लिखा है कि इस्लाम और राष्ट्रीयता, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, राइट? और अगर इन दोनों में से चूज करना है तो एक मुसलमान इस्लाम को पहले चूज करेगा। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही अपनी किताब में, पाकिस्तान के ऊपर जो किताब है पार्टीशन के ऊपर, कि मुसलमान की जो वरीयत जिस राष्ट्र में जिसमें भी रहता है, ये उन्होंने लिखा है, आप इसका उत्तर देंगे कि मुसलमान जिस भी रहता है उसकी निष्ठा उस राष्ट्र की तरफ ना होकर के इस्लाम की तरफ रहती है। यानी कि वो उन्होंने क्लियर कट लिखा कि राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद जो है का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो घटना घटी, ये मेरे ख्याल से हो सकता है इसमें पहले भी घटनाएं हुई हो, जनगण मन, मैं वंदे मातरम की बात नहीं कर रहा हूँ, जनगण मन की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है अब मीडिया में अब आई है, अब जनगण मन की बात है क्योंकि राष्ट्र से संबंधित है। अब ये क्या कहीं ये राष्ट्रवाद और इस्लाम का जो आपसी संघर्ष है, क्या ये जो आज तक सामने नहीं आता उसकी शुरुआत है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये हमेशा उठता रहा है चैनलों पर। ये एक संजीदा बहस है कि मतलब इस्लाम, प्रश्न एक राष्ट्रीयता और इस्लाम के ऊपर है, ये हमेशा ये क्वेश्चन उठता रहा है। सवाल ये है कि हम क्यों नहीं आपके ऊपर क्वेश्चन कभी ये उठाते हैं, आपका अध्ययन करते नहीं, हम तो उसका जवाब देंगे ही, लेकिन हमको भी तो ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आप जैसे जो हिंदू एक्टिविस्ट है, वो देश के प्रमोशन के लिए नहीं, सिर्फ जो माइनॉरिटी को जो है हर तरीके से हर्ट करने के लिए, उसको विक्टिमाइज करने के लिए अब क्यों आप कोशिश करते हैं? क्या मैं एक देश एक तबके को, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब दे रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। क्या देश के एक तबके को, देश के एक मजहब के साथ खिलवाड़ करना, उसके खिलाफ आपकी मुहिम चलाना, उसके साथ जो मुहिम चलाना, उसके मजहबी इदारों को यह करना, क्या ये देश के हित में है? क्या ये देश के हित में है? आरएसएस की पॉलिसी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है? क्या आरएसएस की पॉलिसी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं रहती है? क्या माइनॉरिटी के खिलाफ वो काम नहीं करते हैं? ठीक है, अब मेरे ऊपर आइए, अपना अध्ययन कीजिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। मैं उसका जवाब देता हूं, जो आपने पूछा जवाब देता हूं, लेकिन मैं दावत देता हूं आपको अपना अध्ययन करने का भी, अपना एनालाइज कीजिए अपना भी कि आप क्या काम करते हो, जो आप काम करते हैं वो देश के लिए हित में है या नहीं है। मैं जवाब देता हूं कि इस तरीके का ये क्वेश्चन ही बकवास है।
ये तो क्वेश्चन इसलिए बकवास है, ये क्वेश्चन इसलिए बकवास है कि ये आदमी किसी से पूछे कि अकल बरी की भैंस, ये अगर किसी से पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन ही नहीं है। देखिए इस्लाम का जहाँ पर है, सुनो भाई जवाब सुन लो यार, मौदूदी कौन जानते हो? नहीं आप तो जानते हो ना, मतलब लेकिन जवाब आज के नहीं है मौदूदी, अम्बेडकर पहले मेरा जवाब सुनो। जहाँ पर मैं जवाब दे रहा हूँ यार, जवाब तो तरफ रहेगी, शिर्क हो जाएगा। नहीं तो ये मेरा आरोप नहीं है, मेरा प्रश्न है। इस्लाम और राष्ट्रीयता की आप बात करते हो ना, आप जवाब दो ना। वही जवाब तो दे रहा हूँ, तो सुनोगे तो सीखने से अभी भी बोल लो, अभी भी देखो दो चीजें होती है, एक जो होता है इंसान का मजहब, एक होता है राष्ट्रीयता। जहां पर मजहब का मजहब से मुकाबला होता है वहां पर हर आदमी को यह हक है कि अपने मजहब को फौकियत दे। जहां पर राष्ट्र का राष्ट्र से मुकाबला होगा वहां पर हर आदमी को ये पहली जिम्मेदारी है, फर्ज है कि अपने राष्ट्र को जो है फौकियत दे। यहाँ पर मजहब और राष्ट्र का टकराव क्यों होगा? होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मजहब और राष्ट्र का टकराव हो ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे का टकराव, अकलबरी की आपने बात मोड़ दी, बात मोड़ दी आपने बात दोनों दो चीजें हैं। हम भी तो वही पूछ राष्ट्र रहे हैं और आपसे। मजहब का टकराव क्यों होगा? मेरा राष्ट्र अलग चीज है, वो अलग चीज है। राष्ट्रीयता का इस्लाम से लिंक नहीं है, वो नहीं मानते हैं। बबलू पंडित, जो नेशन स्टेट है, जो नेशन स्टेट है, वो लिखते हैं कि मुस्लिम इटसेल्फ इज अ नेशन और सो स्टेट है, वो शरीयत है, पूरे वर्ल्ड का एक नेशन है। इसका मतलब है कि जो भी जहाँ भी मुसलमान है वो अपने देश के प्रति जो है वो संजीदा नहीं है। आप दोनों ही जरा शांत आप हैं। देखिए कि जितेंद्र पुस्तकों में जी, लिखा है। जितेंद्र जी, अगली बार डिबेट होगी, मैं मौदूदी की एग्जैक्ट लाइन लेकर के आऊंगा आपके पास। लेकर के आइए, हाँ, लेकिन आपका जवाब नहीं है, उसको समझने की तो आपके पास जवाब नहीं है, आप समझने की कोशिश करो ना, आप टाल रहे हो उसको समझने की कोशिश सुनिए, करो। अब ये मामला बहुत आगे तक जाएगा, यहाँ से जाएगा, चिंता मत करो, मेरा सवाल चिंता ये मत है, करिए। बांग्लादेश प्रश्न यही है कि क्या एक व्यक्ति अल्लाह का भक्त हो रहे, हम तो सम्मान करते हैं, उनकी भावना है, क्या व्यक्ति एक मुस्लिम जो उसका अधिकार है अल्लाह का भक्त होना, उसके साथ साथ क्या वो देश का भक्त भी हो सकता है? तो कोई वही तो देशभक्त होता है, देश का भक्त। यहाँ शिर्क तो नहीं हो रहा, यहाँ शिर्क तो नहीं हो रहा, ये प्रश्न चिन्ह है। और ये डिबेट अब आगे बहुत चलेगी, प्रश्न चिन्ह उठेगा। और एजाज साहब, एजाज साहब, मैं आपका व्यक्तिगत स्तर पे, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ रहा है सम्मान, लेकिन जो भाषा आपने यूज करी, लेकिन इसका उत्तर आपके पास तो नहीं है, आपके पास इसका उत्तर नहीं है। मैं किसी और वरिष्ठ मौलवी साहब से बात करूंगा, आपके पास कोई जानकारी नहीं, अपने अंदर झांको के देश ब्लैंक खाली पेज है, या तो छाड़ रहे हो। अगर आप बहुत अब्यूजिव भाषा में बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं। आप शांति से भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जितना कम तो हम ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इस प्रोग्राम को देखिएगा कि कौन बोल रहा है, आप प्रोग्राम को देखिएगा कि सबसे कम कौन बोल रहा है, सबसे ज्यादा कौन बोला ये भी देखिएगा, और किस भाषा में किसने बात की ये भी बोलेगा, और किस तरह की कौन हालत अपनी दिखा रहा है ये भी आप देखिएगा। हमारी तरफ मेरा सवाल यहाँ भी होगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कभी एक उनके खिलाफ भी तो अरे बोल के जरा देख लीजिए सुनिए, ना। मेरा सवाल सुन लीजिए। आप एक सवाल उनकी तरफ भी तो करके देखिए ना। हमारे साथ बोले, आपके आदमी को लगाने से एंकर का ताल्लुक एक आदमी से होता है क्या? मुफ्ती मोहम्मद एजाज, सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दीजिए। जवाब हम दे रहे हैं। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, अब्यूजिव हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है बबलू पंडित आपसे, बांग्लादेश क्यों बंगाल बनता जा रहा है? हमने देखा कि 2.5 लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए एक बात को लेकर, वो बात जिसको पहले ही जो शख्स उसके लिए जिम्मेदार था रास्ता लगाकर पहले ही सलाखों के पीछे है। अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, 25 गाड़ियां फूकी गई, लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। वहां पर हम देख रहे हैं पुलिस वालों को पीटा गया, पुलिस वाले भाग गए, थाने में आग लगा दी गई, लूटपाट की गई। आखिर क्या हो रहा है? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होगी? सबसे बड़ी बात क्या है, पश्चिम बंगाल अब चुनाव की तरफ है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव की तरफ है, 2.5 लाख लोग मुसलमान, जैसे आजम खान जैसे मुसलमानों के प्रति, उत्तर प्रदेश हिंदू प्रति, उत्तर प्रदेश में बयानबाजी कर रहे हैं, तो तिवारी जी क्या कहते हैं मुसलमान के प्रति कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। माफ कीजिएगा, और रही हमारी सरकार की प्रवक्ता बनने प्रवक्ता है, कोई लॉजिक ही नहीं। आप बिना बात की बातें मत करिए, मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा। आप बंगाल की बात करें साहब, आप चैनल खोलो, आप चैनल खोलो, आप चैनल खोलो, और बब जो भाषा में यूज करिए ना, ये बब मुझे तो नहीं लगता किसी पढ़ा लिखा व्यक्ति 10वीं, माफ कीजिएगा, समय की कमी, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की कमी है। बुलेटिन में बस इतना ही, इसी के साथ शो में बस इतना ही। जम्मू कश्मीर